सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह, आप लोग का एसएसटी एजुकेटर। मैं यहाँ पर आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया, जो टॉपिक हम चला रहे थे पहले से, उसी को यहाँ कंटिन्यू करने आया हूँ। तो लास्ट में हम पार्ट 3 में देखे थे कि जो जनरल डायर थे वो पंजाब के अमृतसर में बहुत लोगों को गोली से ढूंढ दिए थे, जिसको हम नाम दिए थे जालियाना वाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो अब उसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक से। और यहाँ पर क्या होता है समझ लीजिए। पहले थोड़ा मैं आपको बिहाइंड बताता हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक पर लेके जाऊँगा। क्या हुआ, जालियाना वाला बाग जब हुआ तो बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया पूरे देश में। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी जो नए अपने लीडर्स थे देश के, तो उन लोग को भी तो कुछ रिटेलिएट करना था ना, उनको भी कुछ बैकफोर्थ मारना था, मतलब कुछ एक नया मूवमेंट लॉन्च करना था जो जिससे कि ब्रिटिशर्स थोड़ा बैकफुट पर आए। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का। ठीक है, लेकिन क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च भी हो जाता है, बॉम्बे से गांधी जी लॉन्च भी कर दिए। फिर क्या होता है, अचानक से ये जो मूवमेंट है, आपको पता होगा गांधी जी लड़ाई झगड़ा के बिल्कुल पक्ष में नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी के नहीं बोलने के बावजूद भी यहाँ पर लोग वायलेंट हो गए। यहाँ पे लोगों को मारने पीटने लगे, ब्रिटिशर्स को जिंदा जला दिया गया यूपी के गोरखपुर में, जिसको हम चौरी चौरा कांड या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद गांधी जी ये मूवमेंट बंद कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद नए मूवमेंट आए, फिर नया कुछ फॉर्मेशन हुआ गदर पार्टी का, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू दोनों मेंबर थे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सबका एंट्री होते जाता है कहानी में। और आपका इस तरह से दांडी मार्च तक, आपका जो सॉल्ट मार्च है, जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, ये सारा पॉइंट आपको अभी यहाँ मिलने वाला है। और मेरा मानिए तो आप एक नोटबुक निकाल कर अपने सामने रखिए, जिसमें आप मेन पॉइंट्स को नोट करते चलिए। यहाँ पर मैं जितना कुछ लिखा हूँ सारे के सारे मेन पॉइंट्स हैं। मैं आपको बुक के अनुसार पूरा लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगा, आपको जो स्टोरी होगा मैं मुंह से बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके लिए लिखने के लिए, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, एसएसटी का है आपका चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और ये किसका पार्ट है एसएसटी में, हिस्ट्री का। ये भी क्लियर रखिए, थंबनेल में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी। तो देखिए, मैं जैसे बताया जालियाना वाला बाग मास्कर जब हुआ, फिर उसके बाद गांधी जी उसके खिलाफ में रिटेलिएट किए, मतलब उसके खिलाफ गए और गांधी जी चालू कर दिए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और क्या हुआ इन फरवरी 1922, अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकॉज द मूवमेंट बिगन टू टर्न वायलेंट। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इन मेनी प्लेसेस आपको ये चीज समझना पड़ेगा। क्या हुआ, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो लगा दिए। उनका मानना क्या था, लोग मतलब बंदूक गोली लाठी उठी उठा के लड़ाई ना करें, वो लोग सिर्फ बैठकर रोड पे अनशन करें, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद बे खुद पीछे हो जाएगा। मतलब उनका कहना था एक तरह का कोल्ड वॉर लड़े। ठीक है, मतलब फुल ऑन वॉर पे नहीं जिसमें बंदूक गोली हो, सिर्फ कोल्ड वॉर हम लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी का बात लोग नहीं सुने, लोग क्या हो गए, वायलेंट हो गए। वायलेंट का मतलब लोग गुस्सा में आ गए। गुस्सा में आने के बाद लोग बंदूक गोली और लोगों को जलाना मारना चालू कर दिए। तो गांधी जी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं था। तो सो डेट गांधी जी क्या किए, फरवरी 1922 में अपना मूवमेंट को वापस ले लिए, मतलब कि विड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये क्यों किए, सबसे बड़ा कांड कहां हुआ था, तो देख लीजिए। एक कांड था चौरी चौरा इंसिडेंट। कांड को इंग्लिश में इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ विड्रॉ मूवमेंट को विड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ था ये समझ लीजिए। चौरी चौरा इंसिडेंट में आपको थोड़ा बताता हूं, आगे में मैं थोड़ा नोट किया हूं इसके बारे में, लेकिन अभी भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। क्या हुआ, वहां के पुलिस स्टेशन जो था वहां का, कहां का, गोरखपुर। चौरी चौरा इंसिडेंट कहां हुआ था, गोरखपुर में, यूनाइटेड प्रोविंस, आज के डेट में इसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश के दौरान इसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो अब समझिए क्या हुआ, चौरी चौरा में एक चौड़ा है, मतलब एक आपका चौक है। चौक में क्या हुआ, वहां पर एक पुलिस स्टेशन है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में यूरोपियंस, जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उनको यूरोपियंस भी दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता, वो लोग वहां पर बैठे हुए थे। उनको लोग आए, मारे पीटे, पुलिस स्टेशन तोड़े और उनको जिंदा जला दिए। उसमें 8-10 पुलिस वाले जिंदा जलकर उनका मौत हो गया। और ये बात पूरा देश भर में फैल गया और लोग जगह जगह पर और गुस्सा आने लगा लोगों को।
ठीक है, मतलब एक जगह आग, मतलब कहीं पे बारूद का ढेर रखा हुआ था, ऐसे समझ लीजिए कहीं बारूद का ढेर रखा हुआ था और एक कोई माचिस मार दिया, तो कितना बड़ा बम ब्लास्ट होगा आप सोच सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी हुआ, ब्रिट यूरोपियंस बैठे हुए थे पुलिस स्टेशन में और लोग उनको जिंदा जला के मार दिए। ठीक है, वो भी कहाँ हुआ था, गोरखपुर के यूपी में। ठीक, गोरखपुर में, जहाँ पे जो कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, और आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं भूल गया, आपका ये इमेज को आप गौर से देखिए। ठीक है, जिसमें दिख रहा होगा आपको लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो चौरी चौरा के इंसिडेंट के दौरान भागा दौड़ी हो रहा है, क्योंकि जब लोग उनको मारे, किनको, यूरोपियंस को, तो ब्रिटिश क्या हुआ, एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद जो लोग मारने गए थे और वहां के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा, और इसमें गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे इस मूवमेंट में। ठीक है, अब जो गांधी जी थे वो जेल में थे। ठीक है, गांधी जी कहाँ थे, अब जेल में थे। लेकिन देखिए जब मूवमेंट ये हुआ तो लोगों को क्या लगा कि गांधी जी बहुत खुश होंगे चौरी चौरा इंसिडेंट सुनकर, क्योंकि गांधी जी खुद खिलाफ थे उसके, ब्रिटिशर्स के। अब लोग क्या किए, ब्रिटिशर्स को मार दिए, तो लगा गुस्सा, गांधी जी खुश होंगे, गुस्सा तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा शोले जैसा सीन हो गया। शोले जो मूवी है आपका, उसी की तरह मैं एक मीम टाइप का लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गब्बर सिंह का डायलॉग, तुम्हें क्या लगा सरदार खुश होगा शाबाशी देगा। बोलने का मतलब लोगों को लगा था कि गांधी जी खुश होंगे शाबाशी देंगे। ठीक है, मगर गांधी जी कुछ उल्टा कर बैठे, जो मूवमेंट था उसको भी वो बंद कर दिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट व्यूज विद इन कांग्रेस। अब देखिए जो इंसिडेंट हुआ इसके कारण लोगों के बीच में, कांग्रेस पार्टी के ही अंदर में अलग अलग सोच विचार के लोग आ गए। कोई सपोर्ट करता था इसको तो कोई इसके खिलाफ में था। ठीक है, तो अब यहां से उसको भी समझिए। Some leaders within Congress tries to oppose British policy by participating in elections. कुछ जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उनका मानना था हम ब्रिटिश के पॉलिसी को तभी हम अपोज कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं जब हम इलेक्शन लड़ेंगे देश के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का यहां पे कुछ मेंबर्स का प्लान था क्या करना, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करना था। ठीक है, अब देखिए फिर इन दिस CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म स्वराज पार्टी टू आर्ग्यू फॉर द रिटर्न इन काउंसिल पॉलिटिक्स, वेयर एज यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आर्ग्यूड फॉर मास एजिटेशन ऑफ फुल इंडिपेंडेंस। तो देखिए ये CR दास एक ये भी लीडर थे कांग्रेस के, और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के फादर जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर, CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक पार्टी बनाए जिसका नाम दिए स्वराज पार्टी। इस दौरान गांधी जी भी जेल में ही थे। गांधी जी उस टाइम बाहर नहीं थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी वीक पड़ गया था और गांधी जी का लीडरशिप के बिना कांग्रेस पार्टी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। तो इसी के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू प्लान करते हैं एक नया पार्टी बनाने का, जो पार्टी बना स्वराज पार्टी। और इस पार्टी का भी यही मोटो था कि ये इलेक्शन लड़ेंगे ऑन द किसके बिहाफ पे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोगों जो होंगे इस पार्टी के यंग लीडर्स होंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ये जो हैं ये लोग पुराने लीडर्स हैं, मतलब कि जो उम्रदार लीडर होते हैं उस तरह के ये लीडर हैं। ठीक है, उसी जगह जवाहरलाल नेहरू जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों इसको फुल इंडिपेंडेंस के लिए अब लोग को जमा करेंगे और लोगों को मतलब समझाएंगे कि इंडिपेंडेंस का मतलब होता क्या है। जब आप इंडिपेंडेंस का मतलब नहीं समझेंगे तो इंडिपेंडेंस को आप वैल्यू नहीं देंगे। ये बात हूबहू बहुत अच्छा से CR दास और मोतीलाल नेहरू को पता था। तो ये क्या किए, कुछ यंग लीडर्स तैयार किए जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और उनको सामने खड़ा कर दिए कि इंडिपेंडेंस के लिए लोगों को समझाओ और उनको अपने साथ लेकर आओ। तो ये पार्टी का यही मोटो था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, दो चीज इस कारण क्या हुआ, दो नया फैक्टर्स यहाँ पर बन के आए इंडियन पॉलिटिक्स में। यहाँ पर लोगों का अलग सोच और दूसरा एक नया पार्टी। इसके कारण क्या हुआ, देखिए दो नया फैक्टर आया। क्या, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपको पता होगा 1920s में द ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था। द ग्रेट डिप्रेशन का मतलब यह है कि जो इकोनॉमी था पूरा दुनिया का,
जो पूरा दुनिया का इकोनॉमी था वो पूरा डाउनफॉल पर था। क्या था? वो पूरा डाउनफॉल पर था और उसी दौरान ये चीज इंडिया में हो रहा था, तो लोगों का इनकम पूरा मार खाया हुआ था। ठीक है, फिर भी लोग बढ़ चढ़कर इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे। यही चीज, ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान भी इंडियन इकोनॉमी को एक नया शेप मिला, इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया शेप मिला। ठीक है, लोगों को अब मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स थे हमारे पास, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता था कि हमारे देश के लोग हमारे साथ हैं या ब्रिटिश के साथ हैं। लेकिन यहाँ से इनको पता चल गया कि हाँ, पॉकेट में पैसा नहीं होने के बाद भी वो लोग हमारे साथ हैं। मतलब उनको क्या दरकार है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री का। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगन टू फॉल एंड कोलैप्स्ड इन 1930। क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो खेती उती का जो काम था ना, लोग खेत छोड़कर अब बाहर आ गए थे। ठीक है, अब देश का आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस कारण क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता उसका दाम बढ़ने की जगह, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपका ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन आया, उस कारण क्या हुआ? लगातार दाम चीज़ों का गिरते जा रहा था। क्यों? ठीक है, लगातार दाम चीज़ों का गिरते जा रहा था या फिर लगातार दाम चीज़ों का बढ़ते जाता है। डिप्रेशन के वक्त दो ही चीज़ होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा, या दाम बढ़ेगा या दाम घटेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या हुआ? दाम लगातार गिरते जा रहा था। और 1930 के बाद क्या हुआ? वो पूरा खत्म ही हो गया, मतलब कि पूरा कोलैप्स, मार्केट उसका बिल्कुल ही नहीं बचा। ठीक है, तो दो नया इंडियन पॉलिटिक्स में शेप आया। क्या? पहला तो लोग बढ़ चढ़ के डिप्रेशन के दौरान भी मतलब वहां पर मिले, और डिप्रेशन के कारण क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्राइस जो था वो पूरा डाउन हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या किए? इन दोनों के कारण क्या हुआ? अब ये समझिए, ये दोनों जो चीज हुआ, तो लोगों को लगता था कि ब्रिटिश ही रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश ही रिस्पॉन्सिबल है ये चीज, दो चीज जो हुआ उसी के लिए। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कोई एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए हर कुछ सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ के लोगों को लगा ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मतलब ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है इन दो चीज़ों के लिए, तो ये क्या किए? सब इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका, ये तो कांग्रेस के अंदर का व्यू पॉइंट था। ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर का व्यू पॉइंट था। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक बनकर आया सामने। साइमन कमीशन है क्या, मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो साइमन कमीशन है क्या, मैं आपको सबसे पहले वही समझाना चाहूंगा। तो देखिए, साइमन कमीशन एक ग्रुप था। ठीक है, साइमन कमीशन एक गोरों का ग्रुप था। गोरों का बोलने का मतलब यूरोपियंस, जो आपके ब्रिटिशर्स थे, उनका ग्रुप था, ब्रिटिशर्स का ग्रुप था, जिसमें कि वो लोग इंडिया आए थे, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे, मतलब उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, और फिर उसके बाद वो प्लान करेंगे कि इसमें क्या चेंज लाना चाहिए और क्या नहीं। तो लोगों को लगा कि ब्रिटिश हमारे भलाई के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये बात आप ध्यान दीजिए, इसमें सारे वाइट्स थे। साइमन कमीशन में सारे के सारे वाइट्स थे। तो हमारे लीडर्स को लगा अगर ब्रिटिश हमारा ही भलाई के लिए काम कर रहा है, हम ही लोग के लिए काम कर रहा है, तो फिर ब्रिटिश क्यों नहीं कोई इंडियन को उसमें शामिल करता अपना साइमन कमीशन वाले ग्रुप में। लेकिन क्या हुआ? ब्रिटिश इस चीज से नकार दिया, बोला कि मैं किसी को यहाँ पर शामिल नहीं करूंगा जो इंडिया से बिलोंग करता हो। जितने होंगे सारे के सारे गोरे होंगे। गोरे होंगे का मतलब है सारे के सारे ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, तो इसका भी खिलाफत, मतलब इसके भी खिलाफ लोग हो गए, साइमन कमीशन के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। दिस कमीशन वॉज फॉर्म्ड अंडर जॉन साइमन। साइमन कमीशन जो है जॉन साइमन के ही नाम पे पड़ा था। जॉन साइमन इसके लीडर थे ये ग्रुप के, और उन्हीं के ही नाम पर एक ग्रुप का नाम पड़ गया था साइमन कमीशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म दिस कमीशन टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट द चेंजेस। जो मैं आपको बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अच्छा से वो लोगों ने अध्ययन करेंगे और उसमें क्या क्या चेंज लाए और क्या क्या नया चीज लाए, उस चीज के ऊपर वो लोगों बात करेंगे। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स क्लेम्ड दैट कमीशन वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस, बट दिस कमीशन डिड नॉट कंसिस्ट एन इंडियन इन इट। जो मैं आपको बोला, ब्रिटिश बोलते थे कि ये कमीशन हमारे ही भलाई के लिए, इंडियंस के भलाई के लिए, मगर एक भी इंडियंस को अपने कमीशन में लिए ही नहीं। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ ग्रुप ऑफ 7 वाइट्स।
ये ग्रुप ही था 7 लोगों का, इसमें कोई इंडियन नहीं था। 7 लोगों में वो भी सारे के सारे क्या थे, गोरे थे। ब्रिटिशर्स को हिंदी में मतलब व्हाइट्स को हिंदी में गोरे कहा जाता है। आप हिंदी का हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे तो आपको गोरे गोरे वहां पे शब्द लगातार सुनने को मिलेगा, ठीक है। दिस कमीशन वॉज ग्रेटेड बाय द स्लोगन साइमन गो बैक। क्या हुआ ये कमीशन, में आपको थोड़ा हिस्टोरी इसका भी समझा दूं। ये जो साइमन कमीशन था, मैं व्हाइट बोर्ड में होता है तो आपको लेकर चलता हूं, थोड़ा कोशिश करता हूं आपको समझाऊं। नहीं ठीक है, आप इसी पर ही समझ लीजिए, व्हाइट बोर्ड पे जाने का दरकार नहीं, मैं आपको यहीं पर शॉर्ट में समझा देता हूं। क्या हुआ, जब साइमन कमीशन के खिलाफ हो गए लोग, तो ये लाहौर में सबसे पहली बार उतरे। कहां पर, लाहौर में। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है चीज, लाहौर में उतरे। और लाहौर में वहां पर लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो भी क्या नाम से कर रहे थे, साइमन गो बैक। क्या नाम से, साइमन गो बैक। जो जॉन साइमन आए थे उनको बोल रहे थे इंडिया छोड़कर तुम फिर वापस इंडिया से चले जाओ, ठीक है। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब वो इंडिया पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ साइमन गो बैक का नारा से, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट। इवन कांग्रेस को देखिए एक हिंदू पार्टी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उस टाइम, ठीक है। और मुस्लिम लीग तो मुस्लिम का पार्टी था, ठीक है। ये क्या किसका पार्टी था, मुस्लिम का, आपको नाम से ही दिख रहा है यहाँ पे। तो जो हिंदू या फिर कांग्रेस, अब मतलब कह सकते हैं कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग, दोनों मिलकर क्या किए, इस जो मूवमेंट को सपोर्ट किए। ये जो आपका जो इस साइमन कमीशन के खिलाफ जो आपका जो चल रहा था आंदोलन, इसको सपोर्ट दोनों पार्टी किए। ये 2 मेन बड़े पार्टी थे उस दौरान के, इन दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये हैं आपके सर जॉन साइमन, ये हैं सर जॉन साइमन, आपको दिख रहे होंगे। ये जॉन साइमन है। देखिए लाहौर में इनके खिलाफ लोग पूरे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पूरे लोग यहाँ पर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं साइमन कमीशन के खिलाफ, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा स्टोरी, ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में। फिर मैं बता दूं, जॉन साइमन इसके लीडर थे। जॉन साइमन जो थे इसके लीडर थे, ठीक है। पार्टी क्यों बना था, मतलब ये कमीशन ग्रुप क्यों बना था, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट द चेंजेस। उसका फंक्शनिंग के ऊपर रिव्यू करना, कैसा चल रहा है कैसा नहीं, ठीक है। और उस पर नया चीज को लागू करवाना, क्या चीज नया दरकार पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स का कहना था वो इंडियन के सपोर्ट में, लेकिन इसमें कोई भी एक इंडियन यहाँ पर नहीं था। ये बस एक ग्रुप था 7 लोगों का। किनका ग्रुप था, 7 लोगों का। वो भी सातों के साथ क्या थे, व्हाइट्स थे। क्या थे, सातों के सातों व्हाइट्स, ठीक है। और फिर इनको स्वागत कैसा स्लोगन से किया गया, साइमन गो बैक। ये क्वेश्चन पूछता है, इसी के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको कौन कौन पार्टी सपोर्ट किए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी सपोर्ट किए, जो कि ज्यादातर एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। लेकिन इस मूवमेंट में ये दोनों साथ में एक दूसरे का आ गए, ठीक है। और सर जॉन को तो आप देख लिए, ठीक है। और आपका ये जो है डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ये इस सेशन का मैं कंफर्म कर दूं लास्ट होने वाला है। फिर इसके बाद पार्ट 4 में हम अच्छे से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सबको देखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहां एक्सप्लेन भी मैं करूंगा आपके लिए। तो चलिए देखिए, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। स्वराज का मतलब क्या होता है, आप फिर से समझने का कोशिश करिए। स्वराज का नाम आप सुने हुए हैं अलग शब्द में, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस। क्या, इंडिपेंडेंस। ये है आपका स्वराज का असली मीनिंग, ठीक है। स्वराज का असली मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंस। तो पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस का मतलब कि डिमांड चालू हो चुका था। क्या हुआ, 1929 के अक्टूबर में, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ये क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट। वाइसरॉय का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि रिप्रेजेंट करता हो उसी देश को, कहां से, इस जगह से और दूसरे के पार्लियामेंट में, ठीक है। और लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे इंडिया के, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनाउंसमेंट किए। आप इनका सुने भी होंगे, देख लीजिए, इमेज भी है नीचे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें दुनिया भर के लीडर्स थे। इवन आपको गांधी जी भी यहाँ दिख रहे होंगे। और फिर उनके पास में आपको ये रहे जिन्ना आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको आसपास में और भी बहुत सारे इंडियन लीडर्स दिखते होंगे, ठीक है। और इसको लॉर्ड इरविन अनाउंस किया, जिसमें
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर के बारे में डिस्कशन होगा ये बोलकर, ठीक है, किसको, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो क्या हुआ दिसंबर 1929 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंसी बोलने का मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, कहाँ पे, लाहौर कांग्रेस के, ठीक है, लाहौर के, जो लाहौर कहाँ है आज प्रेजेंट है, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान का जो लाहौर सिटी है उसका कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और वो वहां पर डिमांड क्या किए, पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस, में जो आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है, वो आपको पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस का बात किए, जिसमें कि नेहरू जी डिक्लेयर कर दिए 26 जनवरी 1930, डेट ध्यान दीजिए, सॉरी ईयर ध्यान दीजिए, 1930, ना कि मैं 1949 या फिर 50 का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1949 या फिर 50 किसी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दोनों अलग चीज हैं, मैं 1930 का बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, जिसमें पहली बार नेहरू जी डिक्लेयर किए थे कि 26 जनवरी हमारा होगा जो इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, नेहरू जी ये चीज डिक्लेयर कर दिए थे जब गांधी जी यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग ज्वाइन, मतलब कि वहां पर वो मीटिंग में अटेंड किए थे, उसी दौरान नेहरू जी डिक्लेयर कर दिए कि देश आजाद हो चुका है, 26 जनवरी 1930 इस देश का इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या, फुल इंडिपेंडेंस। और इरविन एक नया सा एक अनाउंसमेंट किया जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपको नीचे इमेज में दिख रहा होगा, जिसमें गांधी जी और दुनिया के देश भर के सारे लीडर्स अटेंड किए उसको, और वहां पर वो बात करने वाले थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसमें दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस का प्रेसिडेंसी में डिमांड कर दिए या फिर घोषित कर दिए पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, बोलने का मतलब देश पूरा आज़ाद हो चुका है, और डेट बता दिए वो 26 जनवरी 1930। फिर इसी को आगे चलकर उनका बात को अनादर ना किया गया, मतलब कि उनका बात का इज्जत रखा गया, और इस डेट को हम लोग घोषित कर दिए रिपब्लिक डे के नाम पे, रिपब्लिक डे के नाम पे, ठीक है। आगे चलकर ये 1949-50 के दौरान में हुआ था, अभी से 20 साल के बाद, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा लेक्चर, जिस पर हमारा जो फोकस था, जो आपका पार्ट 4, जो जालियानवाला बाग मास्कर के बाद क्या क्या इवेंट हुआ आपके एनसीईआरटीज में जो दिया हुआ है, उस चीज़ को आपको अच्छे से समझाना। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका, जो अभी हम यहाँ पर चला रहे हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, तो हम सारे का सारे पीडीएफ जितना हम बना के रखे हैं आपके लिए, जो क्लास लेते जा रहे हैं, सब चीज़ आपको अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।